गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स ये हमारा जो एक टॉपिक है वो देख लिया था। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट स्टडीज। ओके, in order to understand the various factors involved in the chain of production such as means of production, human resources and processes of production, as well as the chain of the market and sales management, etc., it is essential to have the knowledge of similar functional system of the past. मैनेजमेंट सिस्टम की अगर आपको स्टडी करनी है, ऑफकोर्स बिजनेस मैनेजमेंट की तरह आपको स्टडी करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स जो है जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन है, उत्पादन, ह्यूमन रिसोर्सेस है, मानवीय जो हम जिसको उपयोग बोलते हैं वो है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है कि उत्पादन करने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट की चेन और उसका सेल्स मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए कि कैसे सेल किया जाता है, मार्केट कैसा है, इसका स्टडी आपको करना पड़ता है। और इस सभी चीज़ों की स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए उस फंक्शन का, उस मार्केट के पास्ट का। ठीक है, जिस मार्केट में आप अपना प्रोडक्शन सेल करने वाले हो वो मार्केट कैसा है, उस मार्केट की चेन कैसी है, वहाँ का प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये जाने बगैर आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ये मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट में पास्ट इवेंट जो हो गए हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और पास्ट इवेंट मतलब हिस्ट्री, मतलब प्रोसेसिंग की हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको, मार्केट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको, सेल्स मैनेजमेंट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेस की भी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल इन अ चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट। एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए आपको लोगों की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। जो लोग आपको प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, उनकी साइकोलॉजी क्या है। मार्केट में जब आप अपना प्रोडक्शन लेके जाओगे तो वहाँ की साइकोलॉजी का है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं और आपको वहाँ पे अपना प्रोडक्शन जो भी है, जो भी आप चीज़ें बनाते हो वो बेचना है, तो आपको मिडिल क्लास साइकोलॉजी का यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में एकदम हाई क्लास टॉप ऑफ द लेवल आप उनको प्रोडक्शन दे रहे हो तो उसकी प्राइस भी वैसी होगी। तो क्या मिडिल क्लास इंसान उसको अफोर्ड कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। ये इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर बेचनी है, कोई भी आपका प्रोडक्शन आपको मार्केट में बेचना है, तो मार्केट की साइकोलॉजी को जानो कि उस मार्केट में मोस्ट ऑफ लोग कौन से क्लासेस से आते हैं। लोअर क्लास से है तो उस हिसाब से जाओ, उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन वहाँ पे इंट्रोड्यूस करो जो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होगा, तो लोग उसको खरीद। मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास के हिसाब से आपको आपका प्रोडक्शन बेचना पड़ेगा, उस लेवल पे आपको उसकी कीमत रखनी पड़ेगी। और एकदम हाई क्लास है तो उस हिसाब से आपको एकदम मिडिल क्लास लोअर एक केस में आप अगर एकदम हाई क्लास चीज़ें बेच रहे हो तो वो इंसान खरीद ही नहीं पाएगा, आपका प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बेच पाएगा। इसी का मतलब है कि आपको उस साइकोलॉजी की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग आपको प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं उनकी भी, और जहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन बेच रहे हो उस मार्केट की भी। In order to achieve it, understanding of the social and economic institution that supports the industrial and commercial process is important. और अगर आपको ये अचीव करना है, इस सबको, इस पूरी प्रोसेस को समझना है, तो आपको सोशल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संस्थाएं जो सोशल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है और जो सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रोसेस को, उसको भी जानना इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर। और इन सभी की जानकारी अगर आप पहले की जानकारी, पास्ट की जानकारी हासिल करते हो, उसकी स्टडी करते हो, तो फिर आपको मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फैक्ट्री में गए, आपको मैनेजर बना दिया गया और खड़ा कर दिया 100 लोगों के सामने, और उनको आपसे बताया गया कि आपको इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन की पहले की जानकारी तो होनी चाहिए, किस हिसाब से बनाना है, किस मार्केट के लिए बनाना है, किस लोगों के लिए बनाना है, किन लोगों के साथ आपको डील करनी है। इन सब की पास्ट हिस्ट्री अगर आपको पता है तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, 100 लोगों को क्या, फिर 200 लोगों को क्या। लेकिन अगर आपको ऐसे ही बिना किसी की हिस्ट्री जाने, बिना किसी पास्ट जाने, बिना प्रोडक्शन का प्रोसेस जाने कि पहले प्रोडक्शन कैसे बनता था, आज कैसे बन रहा, ये अगर आपने देखा ही नहीं तो आप किस हिसाब से मैनेजमेंट करोगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट स्टडी में हिस्ट्री की जानकारी, मैनेजमेंट हिस्ट्री की जानकारी, प्रोडक्शन हिस्ट्री की जानकारी, मार्केट हिस्ट्री की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Arts. It is important to understand the development of various art form with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition. The key to expression of any art form is emotional temperament of the artist and development history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. आर्ट की अगर बात करें तो आर्ट इज़ फुल ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अलावा कोई भी आर्टिस्ट आर्ट बना ही नहीं सकता। तो फिर हमको क्या करना है कि जो आर्टिस्ट है उसकी जो एक्सप्रेशन है, उसका जो टेम्पर है, उसको जानना पड़ेगा। इसके लिए फिर से उसके पास्ट में जाना पड़ेगा कि अगर ये ऐसा करता है, ऐसा आर्ट निकालता है तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्या उसकी ऐसी मन की परिस्थिति रहती होगी जो उसका आर्ट अपने आप इतना अच्छा या इतना अलग ढंग से बनाता है। तो आर्टिस्ट के पास्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसी आर्ट स्टाइल लेते हो, जैसे हमारे यहाँ पे है वारली आर्ट, तो वारली आर्ट अगर आपको पसंद है तो फिर वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है, किस तरह से उसमें डेवलपमेंट होती गई, ये भी चीज़ें उसमें आएगी। साथ में अगर हमने इस तरह से आर्टिस्ट और आर्ट या आर्ट फॉर्म जो भी है, इन सब के पास्ट को अगर हमने अच्छे से जाना, इसके अगर हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इनमें डेवलपमेंट कैसे होता गया, इन आर्ट्स में डेवलपमेंट कैसे होता गया। फॉर एग्जांपल पहले रॉक कट ये बनती थी, पेंटिंग्स बनती थी। ऑफकोर्स पैलियोथिक और न्योलिथिक एज में रॉक कट पेंटिंग हमको दिखती है। उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके, जैसे नेचुरल जो रंग है उसका यूज़ करके ये लोग पेंटिंग्स बनाने लगे। फिर धीरे 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 उसमें अच्छे खासे आर्टिस्ट बनने लगे। तो अगर आप आर्ट में पैशनेट हो तो आपको यही से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके पास्ट में जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आप पास्ट से फ्यूचर में आओगे, प्रेजेंट में आओगे, तब आपको उस आर्ट के डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा। ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड द डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा. To understand the history of the origin and development of these disciplines is an essential part of their learning. ह्यूमैनिटीज़ मतलब सामाजिक शास्त्र। अगर आप सामाजिक शास्त्र की बात करते हो तो उसमें आर्कियोलॉजी भी आता है, उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री भी आता है, सभी कुछ आता है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप जब भी ह्यूमैनिटीज़ की बात करेंगे, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका पहला सब्जेक्ट होगा उसके पास्ट के बारे में जानना। अगर आपको ये डेवलपमेंट देखनी है, हिस्ट्री की डेवलपमेंट देखनी है, आपको आर्कियोलॉजी की डेवलपमेंट देखनी है, सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट देखनी है, तो आपको उसके पास्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन पार्ट होता है ह्यूमैनिटीज़ का। All disciplines are supposed to have their origin in philosophy. Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. अब इनका ये कहना है कि जितनी भी हमारी ह्यूमैनिटीज़ की शाखाएं हैं, उन सब का ओरिजिन हमको हमारे फिलॉसफी में मिलता है, ठीक है। और बहुत सालों से पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो यही अंडरस्टैंड करने में लगी है कि यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का ये क्या है,
रिश्ता क्या है। तो ये रिश्ता हमको फिलॉसफी में देखने को मिलता है। इट गेव राइज द वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। अब जब हम इस वर्ल्ड का और ह्यूमन एक्सिस्टेंस का रिश्ता नाता जोड़ने में लगे थे, तब इस इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ ने कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज बनाई। एक्चुअली माइथोलॉजी फिलॉसफी से ही उभरी है, या ऐसा बोल सकते हैं कि माइथोलॉजी से फिलॉसफी आती है। ये कहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि माइथोलॉजी से फिलॉसफी आती है। माइथोलॉजी हमको बताया ही इसलिए जाता है कि हम फिलोसॉफिकल विचार करें उस चीज़ का। तो ऐसे ही जब हम फिलॉसफी के ऊपर या फिर हम एग्जिस्टेंस के ऊपर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर विचार करते हैं, तो हमको कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताई जाती है कि वर्ल्ड कैसे तैयार हुआ, यूनिवर्सल ऑर्डर कैसा है, ह्यूमन लाइफ कैसी है, देवी देवता कैसे है, हमारे रिचुअल्स क्या है, और इसका एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन भी हमको मिलता है। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल pondering are to be found in these mythological stories। और मैंने पहले ही कहा कि माइथोलॉजी से फिलोसॉफी आती है, तो हमारी जो फिलोसॉफी के रूट्स है वो इस माइथोलॉजी में है। अगर आपको नहीं समझा होगा तो एक एग्जांपल लेते हैं। हम रामायण पढ़ते हैं, बहुत बार आपने टीवी पे देखा था, मैं कुछ किसी ने पढ़ा भी होगा, किसी के घर में रोज़ क्या सिखाता है रामायण हमको, क्यों हम इतना पढ़ाते। एक शब्द में अगर बताना जाए तो रामायण हमको ये पढ़ाता है कि सत्य का पावर कितना ज़्यादा होता है। दूसरी बात हमको रामायण ये समझाता है कि राजा का कर्तव्य क्या है। मोस्ट ऑफ लोग माइथोलॉजी को लेते हैं, रामायण मतलब देवी देवता का है, बिल्कुल है, लेकिन उससे एक और मतलब निकलता है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा का बिहेवियर अपने प्रजा के प्रति कैसा होना चाहिए। जो राम हैं, जो उसमें एक राम जो कैरेक्टर है, उन्होंने अपने पत्नी को अलग किया है, अपने भाइयों से जुदा हुए, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रजा के लिए। प्रॉमिस का क्या मतलब होता है, ये रामायण हमको सिखाता है। तो ये फिलॉसफी ही है जो माइथोलॉजी के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। ये अच्छी चीज़ है। फिलॉसफी हमेशा, तत्वज्ञान हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाता है। हाँ, कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जो बहुत कटु होते हैं, लेकिन सत्य हमेशा ही कटु होता है, लेकिन उससे नकारा तो नहीं जा सकता। तो इसीलिए किसी के लिए राम एक बहुत पुरुषोत्तम है क्योंकि वो अच्छा राजा है। किसी के लिए अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो राम ने जो सीता को वनवास दिया था वो एक तरह से स्त्री पर अन्याय ही था, ठीक है। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम इस बात को। और हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो सिर्फ पढ़ो मत, क्रिटिसाइज करना समझो। आपने जो ये पढ़ा है इंडियन यूरोपियन हिस्ट्री या हिस्टोरियोग्राफी में कि क्रिटिसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हर एक बात को क्रिटिसाइज करना सीखिए। महाभारत हमको क्या सिखाता है, महाभारत हमको सिखाता है कि स्त्री का मान कैसा रखना चाहिए। अगर स्त्री का मान नहीं रखोगे तो क्या होगा। इसके साथ अब ये हो गई एक अच्छी बात। अगर दूसरी बात हम, अगर इसको भी हम महाभारत को भी क्रिटिसाइज करें तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि राजकारण क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। महाभारत और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे ज़्यादा अच्छा ये जो है पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी किताब हमको नहीं बता सकती। एक है महाभारत और दूसरा है कौटिल्य। ये मेरा मानना है कि ये दोनों इंडियन आते हैं, माइथोलॉजी में भी आते हैं, हिस्ट्री में भी। कौटिल्य हिस्ट्री में जाएंगे, महाभारत माइथोलॉजी में जाएगा, लेकिन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों ने हमको बेस्ट क्वालिटी की पॉलिटिक्स कैसे होती है ये बताया है। और पॉलिटिक्स हमेशा इस पर ही होती है, सत्य पॉलिटिक्स में नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो ये हमको कहाँ से पता चलता है, ये हमको महाभारत से पता चलता है, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा जो यहाँ पर भी एक कैरेक्टर है महाभारत में। हमने रामायण को और महाभारत को क्रिटिसाइज करो, महाभारत को और रामायण को आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। रामायण में एक राजा है जो ये बताता है कि सत्य कैसा है, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए। राजा ने अपना परिवार त्याग देना चाहिए लेकिन प्रजा को सुखी रखना चाहिए, ये हमको बताता है रामायण। सत्य पर आधारित राजकारण, जी राजकारण नहीं, वो यहाँ पे सत्य ही है। राजकारण हमने कभी रामायण में देखा ही नहीं, कभी भी नहीं, कोई भी चाल नहीं,
कोई भी चक्रव्यूह आपको रामायण में दिखाई नहीं देगा। वही आप महाभारत लीजिए, महाभारत में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स बताई गई है, प्योर फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें बहुत सी बुरी चीज़ें भी है। एक दूसरे पर वार करना, एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश करना, एक दूसरे के लिए चक्रव्यूह रचना, पूरा। और आज जो आप पॉलिटिक्स देख रहे हो वो कहाँ पे रामायण महाभारत से अलग है। हाँ, थोड़ी सी वायलेंट हो गई है, लेकिन अगर हम उसका रूट देखें तो पॉलिटिक्स ऐसी ही है पहले से। लॉर्ड कृष्णा अगर वहाँ पे है तो उन्होंने हमको गीता बताई, तो गीता में उन्होंने जैसा जो सत्य बताया उसको भी आप क्रिटिसाइज करो। उनमें सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताई है, उसमें कुछ कटु बातें भी है। जब उन्होंने कहा था गीता में कि अगर आपको धर्म की स्थापना करनी है तो आपको लोगों को दुखाना ही पड़ेगा, यू शुड हर्ट द पीपल, ठीक है। तो फिर इसमें क्या गलत है? आज भी हमको वही करना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि गीता ऐसा एक ये है, धर्म ग्रंथ है, या धर्म ग्रंथ नहीं तो ग्रंथ ही बोलेंगे, कि उसमें हर सवाल का जवाब होता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर हम अगर दूसरे किसी रिलीजियस ग्रंथ की बात करें तो उसमें फिर हमारे रामायण और दूसरे ग्रंथ का भी हम तुलना कर सकते हैं कि दोनों में सेम ही बताए। फिर वो रामायण हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, सब में एक ही बात बताई है और सभी की चीज़ें भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि मैथोलॉजी और फिलॉसफी एक दूसरे से जुड़े हैं। फिलॉसफी को जनमानस में अंकित करने के लिए मैथोलॉजी का यूज किया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट। पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। पीपल जैसे हमारे जैसे लोग हैं वो हमेशा पूछते हैं कि हिस्ट्री का प्रैक्टिकल यूज क्या है। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। अब ये अप्लाइड हिस्ट्री जो है इसका आंसर देगी। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एक्सिस्ट इन द प्रेजेंट। अब ये जो विजिबल एंड इनविजिबल, इसका मतलब क्या है कि पास्ट में जो घटनाएं होती है उसका असर हमको हमारे प्रेजेंट में दिखाई देता है। वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टूवर्ड देम। और हमारा ये जो असर होता है पास्ट का हमारे प्रेजेंट पे, वो हमेशा हमें क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन को तैयार करके रखता है। वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एनेस्टर्स। हम हमेशा सोचते हैं कि हम इनके बारे में ज़्यादा जानें। क्यों? क्योंकि वो रिक्रिएट करते, रिप्रेजेंट करते किसको? हमारे एनेस्टर्स को, ठीक है। इट इज़ आर हेरिटेज, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आर आइडेंटिटी। हिस्ट्री हमारी हेरिटेज है, वो हमारी आइडेंटिटी बताती है। ये सभी जो मैं पढ़ रही हूँ ये इसका आंसर है कि पीपल ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि प्रैक्टिकल वैल्यू हिस्ट्री का नहीं है। सबसे पहला इसका एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास्ट के इवेंट हमारे प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, असर छोड़ जाते हैं, ठीक है। पास्ट के बारे में हम हमेशा, दूसरा पॉइंट, एक प्रकार की क्यूरियोसिटी रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं। हमको जानना होता है कि हमारा पास्ट कैसा था, और हमारा पास्ट अगर हमको पता चलता है तो हमको पता चलेगा कि हमारे एनेस्टर्स कैसे थे या कैसे होंगे। इट इज़ आर हेरिटेज। तीसरा पॉइंट कि ये हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, परंपरा है। इट इज़ हेल्प इन बिल्डिंग आर आइडेंटिटी। इससे हमारी आइडेंटिटी है। पूरा वर्ल्ड आज हमको एक अलग कल्चर की तरफ से देखता है, एक अलग नज़रिए से देखता है। क्यों? क्योंकि हमारा हेरिटेज अलग है। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आवर ओरिजिन। हिस्ट्री हमको हमारे ओरिजिन के साथ जोड़ती है। Hence it became necessary to preserve and conserve it for future। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हिस्ट्री को प्रिजर्व करें और कंजर्व करें, संभाल के रखें
फॉर आर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये सिर्फ हमको हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे लिए नहीं करना है, हमको ये हिस्ट्री प्रिजर्व करनी है, इसको संभाल के रखनी है, क्योंकि हम आने वाले जनरेशन को इसको पास आउट कर पाए। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people. Heritage management creates opportunity of the employment. हमको हेरिटेज मैनेजमेंट तो करना ही है अपने पीढ़ियों के लिए, आगे वाले, और उसको अपने कॉमन पीपल तक भी पहुंचाना है। तो अगर आपको ये करना है तो आप हेरिटेज मैनेजमेंट आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ये जो परंपरा रखने का, संभाल के जो काम है, जिसको हेरिटेज मैनेजमेंट बोला जाता है, एक अच्छी खासी शाखा है जिसमें आप पीजी या पीएचडी कर सकते हो। ये आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। इन ब्रीफ, अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। और अगर एक भाषा में बोला जाए तो अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, तो ये हमको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड आर प्रेजेंट, कि हम अपने प्रेजेंट को जाने विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। हमारे गए हुए पास्ट के हेल्प के साथ हम अपने प्रेजेंट को जाने, इसकी नाम है अप्लाइड हिस्ट्री। एंड फाइंडिंग द राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर। और इससे जो निष्कर्ष निकलेगा, इससे हम अपना फ्यूचर और अच्छा बना पाए। अप्लाइड हिस्ट्री काम करती है हमारे प्रेजेंट को हमको समझाने का, किसके मार्फत, हमारे पास्ट के मार्फत, ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी का लेसन हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।